और आइए एक बार फिर से रुख करेंगे पीसीसी दफ्तर का, जहां पर इस वक्त बैठक चल रही है और यहां पर भी अलग अलग रणनीति के तहत काम किया गया। ये तस्वीरें आपको पीसीसी दफ्तर से दिखा रहे हैं, जहां तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। प्रभारी अविनाश पांडे की अध्यक्षता में ये बैठक यहां चल रही है, जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी के तमाम सदस्य पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव संचालन को लेकर माननीय कांग्रेस अध्यक्ष ने पिछले दिनों जो विभिन्न चुनाव समितियों की घोषणा की है, उनके सभी सम्माननीय जो नियुक्त मेंबर्स हैं, उनके साथ में आज सबसे पहले समन्वय समिति की आज बैठक हुई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी और गहलोत जी, और साथ ही साथ हमारे सभी महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष, कन्वीनर, को कन्वीनर, उन सब के साथ आज जो बैठक हुई, उसमें आने वाले समय में पूरे चुनाव का नियोजन और हमारे कार्यक्रम किस प्रकार से हम आगे जाएंगे, उसके बारे में सुझाव और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष एवं हमारे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी, कैंपेन कमेटी चेयरमैन, और कई जगह पर मैं स्वयं भी, सभी पूरे राजस्थान के अंदर में सभाओं के रूप में, जनसभाओं के रूप में करीबन 400 सभाएं हम लेने जा रहे हैं। और इन 400 सभाओं का आयोजन, नियोजन वहाँ के स्थानीय मुद्दों को लेकर और केंद्र सरकार की विफलताएं और पिछले दिनों हमारी राज्य सरकार का यहाँ पर स्थापन होने के बाद में जो महत्वपूर्ण जन कल्याण की निर्णय लिए गए, उन निर्णयों से संबंधित विषयों को लेकर जनता के बीच में हम जाने का निश्चित किया गया है। और इस बारे में जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी इन विषयों को लेकर और आज के वर्तमान की राजनीति को लेकर आपका मार्गदर्शन संबोधन करेंगे। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई, जैसा अविनाश पांडे जी ने आपको बताया। अब कांग्रेस पार्टी का कल हमारी कार्य समिति की वर्किंग कमेटी की मीटिंग थी और चुनाव की घोषणा के बाद गुजरात में लगभग 55-58 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग गुजरात में हम लोगों ने करी। राहुल जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, एक हमने रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद एक बहुत बड़ी विशाल आम सभा हुई, जिसको राहुल जी ने, प्रियंका जी ने संबोधित किया। और हमारी पार्टी का चुनाव का आगाज कल गुजरात में हुआ है और जो रिस्पॉन्स लोगों का था, जो मूड में परिवर्तन है, 5 साल की नाकारा सरकार से लोग जो छुटकारा चाहने के लिए ललायत हैं, वो कल गुजरात में देखने को मिला। और आज हम सब यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, सारी समितियों के सभी अध्यक्षों से मुलाकात हुई है, रूपरेखा तय की है, जैसा अविनाश पांडे जी ने आपको बताया। तो हर ब्लॉक में मीटिंग होगी और 400 से ज़्यादा सभाएं हम लोग करेंगे। और कल मुख्यमंत्री जी, अविनाश पांडे जी और मैं, हम टोंक जिले और सीकर जिले में अपने चुनावी अभियान को और गति देने का काम करने जा रहे हैं। साथियों, जहाँ तक हमारी पार्टी के तैयार रहने का सवाल है, मुझे लगता है कि समय से बहुत पहले बहुत गहन चिंतन, विचार विमर्श हम लोगों ने किया नॉमिनेशंस को लेकर, किसको कहाँ से टिकट देना है। और मुझे खुशी है कि हमारे तमाम नेताओं के, जिले, ब्लॉक, प्रदेश और राष्ट्रीय नेताओं की सहमति के बाद लगभग सभी सीटों पर आम सहमति बनी है। अच्छे नए जिताऊ चेहरों को हम लोगों ने प्राथमिकता देने की कोशिश की है। उसके विपरीत भाजपा में मैं देखता हूँ कि स्टेटमेंट्स आ रहे हैं भाजपा के नेताओं के कि उन लोगों को अपने वर्तमान सांसदों के टिकट काटने पड़ेंगे। ठीक यही मजबूरी उनको विधानसभा चुनाव में देखनी पड़ी, अपने सिटिंग विधायकों के टिकट काटे। और लेकिन जनता ने भाजपा को काट दिया राजस्थान से और सत्ता कांग्रेस के हाथ में दी है। आज अपने सांसद, जिनको आपने टिकट देकर जनता का आशीर्वाद दिलवाया, आज उनको टिकट देने से बीजेपी परहेज कर रही है। आप समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार और भाजपा की जो काम करने का तरीका रहा, उसको लोगों नापसंद कर चुके हैं। अब कितने भी जुमले दिए जाएं, कितना मर्जी मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जाए, लेकिन राहुल जी ने कल इस बात को कहा और मैं दोहरा रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जनता के जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, जो रोजी रोटी के मुद्दे हैं, किसान के, महंगाई के, बेरोजगारी के, उन सब मुद्दों को हम प्रमुखता से सरकार के सामने रखेंगे, भाजपा को एक्सपोज करेंगे और
एक तरह से नेतृत्वहीन बीजेपी आज हो चुकी है राजस्थान के अंदर। असमंजस सा है नेतृत्व में, कौन क्या रोल करेगा नहीं करेगा, किस नेता की किससे बनती है नहीं बनती। हमारी पार्टी और सरकार के अंदर बेहतरीन तालमेल है और पिछले 2.5-3 महीने में जो निर्णय लिए हैं सरकार ने, उसको जनता ने अप्रिशिएट किया है। सरकार के कार्यकाल के प्रारंभ में जो हम लोगों ने बोल्ड डिसीजन लिए हैं, तमाम मजबूरियों के बावजूद, जो हालात छोड़ गई थी वसुंधरा जी, उसके बावजूद जो हमने निर्णय लिए हैं उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया है और अपने मैनिफेस्टो पे इतनी जल्दी प्रभावी कार्रवाई कर कर लोगों का आशीर्वाद लोगों को मिल रहा है। इसलिए आने वाले समय में 2 चरण में चुनाव होगा, भारी बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी तमाम सीटों पर चुनाव जीतेगी और यूपीए की सरकार और हमारे साथी जो घटक दल हैं उन लोगों की सरकार बनने जा रही है। 23 मई को परिणाम आएंगे, लेकिन देश, राजस्थान और पूरा भारत एक नई सरकार, नए प्रधानमंत्री के लिए तैयार है। Sir, the way armed forces are being used for political purposes, Jaipur MP has got an election commission notice today. What you सभी ने बोला है कि चुनाव मुद्दों पर लड़ जाने चाहिए और ध्यान भटकाने के लिए लोग हमारे सैनिकों के शौर्य और वीरता की आड़ में अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश अगर करेंगे तो जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सैनिक, देश, आंतरिक सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, ये चुनावी मुद्दे नहीं हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे हैं। ये पार्टी और दल और नेता से ऊपर उठकर है और हमारे देश पर, हमारी सरहद पर जो आंख उठा के देखेगा उसको हमेशा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, चाहे प्रधानमंत्री किसी पार्टी का हो, किसी के दिल के राज्य हो। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। लेकिन ये बीजेपी के लोग जिस प्रकार से अपने नाकामी छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता उसको भी देख रही है। सर, आपके एक नेता को भी मिला है, सुशील शर्मा जी को नोटिस आज। मैंने कहा ना, देश प्रदेश में जब इलेक्शन कमीशन खुद कह चुका है कि धार्मिक मुद्दों को और इस प्रकार के कार्रवाई कर आप पॉलिटिसाइज ना करें, तो ये सब पे लागू होता है। लेकिन विशेष रूप से जिन लोगों के पास सत्ता है, अगर वो किसी मुद्दे का दुरुपयोग करना चाहेंगे, जैसे सबरीमाला का इशू है वहाँ पे केरला में, वहाँ पे कहा गया है इसको पॉलिटिसाइज ना करें, क्योंकि मेन मुद्दा रोजी रोटी का है, रोजगार का है। पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं रही। उसको छुपाने के लिए आरबीआई हो, हमारी संस्थाएं हो, ईडी हो, सीबीआई हो, सबको खोखला करने की जो कोशिश चल रही है उसको जनता पसंद नहीं करती। बदलाव होगा और महामिलावट बोलकर महागठबंधन को तो गलत बताते हैं और खुद जाके अपने अलग अलग राज्यों में मजबूर होकर अलायंस कर रहे हैं भाजपा के नेता, उस गठबंधन को क्या बोलेंगे? और जो लोग भाजपा को छोड़ के चले गए हैं उनसे सवाल अगर पूछें तो बताएंगे कि किस प्रकार का काम करने का तरीका बीजेपी का है। एक तानाशाह का रवैया है, नकारात्मक माहौल पूरे देश में निर्मित हुआ है, उसे लोग छुटकारा पाएं। पहले साहब, वसुंधरा राजे को भी चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है बीजेपी में, क्या कांग्रेस? ये आप सवाल उनसे पूछिए, बीजेपी के नेताओं से। बताइए कोई क्वेश्चन। क्या कांग्रेस में भी वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए? ये पार्लियामेंट्री मामले हैं, अगर आप सभी शेयर कर लेंगे तो हमारी मीटिंग का मायने क्या होगा। एक तो बात ये थी कि सबसे गंभीर बात ये है, 70 साल तक कभी भी गांधी का नाम नहीं लिया गया, सरदार पटेल का नाम लिया गया और अब पूरी विरासत को चुरा करके मोदी जी राजनीति करने का देश के अंदर, देश उसको कोई स्वीकार नहीं करेगा। पटेल साहब ने तो आरएसएस में बैन लगाया था, आरएसएस लिख के दिया था हम भविष्य में राजनीति कोई भाग नहीं लेंगे, हमारे सांस्कृतिक संगठन है। उसके बावजूद अब कोई विरासत चुरा करके राजनीति कर रहे हैं। इनका कोई संबंध ना तो गांधी की या पटेल की नीतियों से है, ना उनके संदेश से है, ना उन्होंने कभी स्वीकार किया। 80 साल से अधिक हो गए आरएसएस को भी, उनके भी नेता नहीं होंगे, उनका नाम नहीं लेते, विरासत कोई है ही नहीं। और जो देश में भावात्मक मुद्दे से राजनीति करना चाहते हैं, चुनाव जीतना ही बात है, राम मुद्दे के मुद्दे चुनाव जीत गए और अब देशभक्ति की बात करते हैं। हम लोग देशभक्त नहीं है, देशभक्त होना सर्टिफिकेट दो देते हैं। राष्ट्रभक्त की बात वो करते हैं, क्या बाकी लोग राष्ट्रभक्त नहीं है क्या? तो खाली मुझे इस मौके पर ये कहना कि हमारी तैयारी चल रही थी, हम काफ़ी आगे निकल चुके हैं,
कैंडिडेट के सिलेक्शन में करीब करीब डिसीजन हो चुका है, क्योंकि देश का मीडिया दबाव में है, उसको आप सब जानते हैं, मीडिया हाउसेज दबाव में है। मोदी जी ने जो CBI, ED, इनकम टैक्स का सेकेंडर कर सका है, NDTV में तो हमले हो चुका था CBI का। इसलिए हम जानते हैं आपकी मजबूरी है, मजबूरियों में देश का मीडिया हाउस दबाव कर सही पिक्चर दिखा दे रहा देश को। जो क्या बोलते हैं राहुल गांधी, क्या बोलते हैं, हमारी भावना क्या बोले दिखाएगा, मोदी मोदी मोदी, और खाली जो वो बोलते हैं या उनकी जो भावनाएं हैं परसेप्शन बनाने लगाओ मीडिया। इसीलिए ये राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र भक्ति की बातें जो है ज्यादा उछल चुकी देश के अंदर, जबकि हकीकत बिल्कुल दूसरी है। मैं कहना चाहूंगा इस मौके पर, कृपा करके, पता नहीं आज आप हम सबसे ले तो रहे हो, कितना दिखा पाओगे ये आपके हाथ में नहीं है, वो भी मीडिया हाउसेज के हाथ में है। वो देखते हैं कि वास्तव में हमें क्या जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं, लाइव चलाओ और कुछ भी करो। ये बात मैं नहीं भी बोल रहा हूँ, मैं लगातार बोलता जा रहा हूँ कि ये लोकतंत्र खतरे में है देश के अंदर। अगर मीडिया भी तो दबाव है, क्योंकि वो एक तरफा दिखाना पड़ रहा है, सच्चाई दिखा नहीं पा रहा है। इससे बड़ा क्वेश्चन मार्क क्या होगा लोकतंत्र के लिए? लोकतंत्र हर व्यक्ति को आजादी होनी चाहिए, MLA हो, MP हो, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की आलोचना करने का। इनके राज्य में क्या है, अगर आप आलोचना करते हो सरकार की, आप देशद्रोही हो। किस दिशा में देश जा रहा है? आम जनता को सोचने का आवश्यकता है। आम जनता, मैं बहुत गंभीर से कह रहा हूँ, हालात बड़े गंभीर है, इसलिए पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है। और तीनों बातें वो कह रहा, देश खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है और संविधान खतरे में है। सर, राहुल गांधी जी का 700 संभागों में रैलियों के लिए, सभाओं के लिए, राहुल गांधी जी को इनवाइट हम लोगों ने किया है यहाँ आने के लिए, वो भी आएंगे, रैलियां करेंगे। और राहुल गांधी जी बार बार कहते हैं कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना अदावत है किसी से। और हम भी कहना चाहेंगे राहुल जी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। नरेंद्र मोदी जी, आप बजाय राइट लेफ्ट चलो, दाएं बाएं चलो, मुद्दों से भड़का के देश को आप लोग चुनाव जीतना चाहते हो, जो आपका असफल प्रयास होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि आप मुद्दों पर आइए। तो मुद्दे क्या है? किसान का मुद्दा है। मुद्दा क्या है? नौजवानों में नौकरियों का मुद्दा है। मुद्दा क्या है? महंगाई का मुद्दा है। मुद्दा क्या सबसे बड़ा? राफेल का मुद्दा है। करप्शन का 500 करोड़ का लड़ाकू विमान सरकार बदलते ही 1600 करोड़ का कैसे हो गया? ये मुद्दा है। ये मुद्दे को भड़का करके चुनाव जीतना चाहते दूसरी बार, तो कार की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस बार जीतने वाले नहीं। साहब, आपने मुद्दों से भटकाने की बात की, लेकिन मुद्दों से भटकाने की तो आपके ही कोई नेता करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हैं आपके नेता, कोई सबूत नहीं मांगता। ये बहुत, मैंने यही कहा, मीडिया दबाव में ये बातें उछाल रहा है। मीडिया दबाव कभी नहीं मांगा सबूत, कौन मांग सकता है? आजादी के बाद में कभी भी किसी हिंदुस्तानी नागरिक ने कभी भी ना आर्मी पर, ना नेवी पर, ना एयरफोर्स पे सवाल उठाया है। हमारे नेता ने कहा, दुनिया भर के लोग क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक में, सुबह सुबह खबर दी थी 350 लोग मारे गए, पूरा देश बहुत खुश हुआ था कि आपने बदला ले लिया पहला लोगों को मरने का, जो हमारे नौजवान शहीद हुए थे, बदला ले लिया। पूरा देश उत्साहित था, नौजवान सड़कों पे आया था, कैंडल मार्च कर रहा था। क्या करना है? उसके बाद में आप जब पूरी दुनिया के मीडिया ने कहा वहां कुछ हुआ ही नहीं है, तो अमित शाह जी ने कहा 250 लोग मारे गए। अहलुवालिया जी ने कहा कि हम तो खाली बताने गए थे कि हमें ताकत है लड़ने की, हम कोई मारने थोड़ी गए थे वहां पर। और चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कह रहा है ये काम हमारे लिए सरकार बताएगी, मरे नहीं मरे वहां पर, तो फिर क्या करना? इसका जनता को जवाब देना चाहिए। इनको खुद के इंटरेस्ट में है, कंट्री के इंटरेस्ट में है, इस गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में को पूरे देश को बताए हकीकत ये थी। और पूरा दुनिया का मीडिया जो है वो झूठा मीडिया है, वो गलत प्रचार कर रहा है। ये कहना चाहिए, इस पर कहाँ सवाल उठाया जा रहा है? पर जानबूझ करके ये अगर कोई आदमी बात कहे तो क्या पाकिस्तान के लोग ताली बजाते हैं? ये भाषा प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। आप हिंदुस्तान के किसी नेता के बारे में कहो कि जब विपक्ष बोलता है तो पाकिस्तान ताली बजती है। ये जुमले
मंत्री के नाम की राजनीति हुई थी तब से चल रही है। पाकिस्तान में तारीख तो बनी थी जब मोदी जी गए थे वहां पर, बिना बुलाए शादी के अंदर गए थे, बर्थडे पे गए थे, तब तारीख बनी थी वहां पर। देखिए हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बिना बुलाए हमारे मेहमान बन रहा है, बिन बुलाए मेहमान, उसकी बात करो आप लोग। ये जो भड़काने की बात कर रहे हैं ये षड्यंत्र है बीजेपी का, मोदी जी का, अमित शाह का। इसको अगर मीडिया नहीं समझा तो आने वाले वक्त में सबको पछताना पड़ेगा। ये मैं कह सकता हूं। मुख्यमंत्री जी, आज बीजेपी ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री जी के 56 इंच के सीने का मुद्दा वो सबसे जनता के बीच में ले जाएंगे कि उनके कारण ही इतना सब कुछ हो पा रहा है, देश आज गर्व के साथ है। आपकी पार्टी के बड़े मुद्दे क्या होंगे? क्या देखिए, तरह का जब मोदी जी के नाम का पिछले चुनाव में जो माहौल बना था उसको हम स्वीकार करते हैं। झूठे वादे करके ब्लैक मनी लाएंगे, लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, महंगे लोग देंगे और एक सीट के बदले 10 सीट काट के लाएंगे। कोई हो रहा है नहीं, ऐसा मुद्दा बना, ऐसा सुनामी आई कि वो आपके सामने वो भारी बहुमत से 30 साल के बाद में स्पष्ट बहुमत को मिला है। 56 इंच का सीना बताया, उस 56 इंच के सीने की झांसे में हम सब आ गए, लोग आ गए, मतदाता आ गए। अगर मोदी चाहते तो 56 के सीने की तरफ व्यवहार करते विपक्ष के साथ, पूरे मुल्क को साथ लेके चलते, वो 4 उन्होंने गंवा दिया। और 56 इंच का है, अब पता नहीं 26 का रह गया है या 30 का रह गया, मुझे नहीं मालूम। अब वो जो है उससे बढ़ने वाला नहीं है, घटने वाला ही है। भाजपा आलाकमान ने राम मंदिर, पाकिस्तान और आरएसएस, इन 3 चीजों को राजस्थान बीजेपी को मुद्दा बनाने के लिए कहा है चुनाव। उन पर और है क्या, जब उपलब्धि बताने के नहीं आपका कुछ भी। लोकतंत्र में आप 5 साल के पहले वादे क्या क्या किए थे, वापस जनता को रिपीट करो, ये वादे किए हम निभा पाए, ये वादे कुछ नहीं निभा पाए, हमारी मजबूरी थी, कोई बात नहीं, ये हमारी उपलब्धि है। और अब हम वापस आए आपके सामने जनता के दरबार में, आगे हम ये उपलब्धियां, ये हम वादे करते हैं आपसे, हम ये काम करना चाहते हैं। 3 बातें, तीनों बातों पर कोई जिक्र नहीं देश के अंदर। ये कोई लोकतंत्र में अच्छी परंपरा है कि राजनीति में वोटों के लोकसभा चुनाव उतरने की। आप बताइए तो मैं तो आपकी उपलब्धि क्या है, उससे बचाव करने के लिए खाली ये राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, और जैसे हम तो देशभक्त है नहीं, और मोदी जी को ये नहीं बोलना चाहिए। वो जब माहौल बना था उनके पक्ष में, तब भी 100 में से 31 वोट उनको मिले थे, 100 में 31 वोट मिले थे, इस पर बहुमत जरूर आया। गुणचित्र वोट के खिलाफ रहे हैं, ये नहीं बोलना चाहिए। अब कहाँ वो माहौल है, अब कहाँ 31 वोट है, अब तो नीचे है ना। सर, लोकसभा टिकट के लिए आपकी पार्टी का क्राइटेरिया क्या होगा सर? भैया ये हमारी पार्टी का इंटरनल मामला छोड़ो, आप मीडिया वाले आप अपनी बातें बताते नहीं, हम लोग आपके वहाँ क्या होता है, आपका संपादक क्या कहता है, आप टेबल में लिखने वाला क्या, कौन सी लाइन अभी काट रहा है, कौन सी लाइन जोड़ रहा बिना पूछे, आपको बताते हो क्या आप लोग? प्रिंट मीडिया में क्या क्या होता है, कौन लाइन जोड़ती बिना पूछो, आपको कौन सी काट दी, किसी को पता नहीं है। बताइए आप कब तक आ जाएंगे टिकट? आप कह रहे हो डेडलाइन होगी, टिकट कब तक घोषित? आप तो आपने लगातार 4 साल तक अशोक गहलोत सचिन पायलट चलाया, ठीक है, आपकी दाल गली नहीं है। अब भी आप क्या कर रहे हो, अब भी आप कह रहे हो 21 सीटों पे तो दोनों की राय है, 21 सीटों में राय नहीं है। आपको सपने में बात आती है क्या, सपना आता है आप लोगों को, सपने वाली बातें कर रहे हो। कम से कम राजस्थान की मीडिया में अपेक्षा करता हूँ, कृपा करके सच्चाई का साथ दो। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है भाई। तो अभी पीसीसी में कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि किस तरह से कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी और कांग्रेस की चुनावी तैयारी पूरी हो चुकी है, ये कहा जा रहा है। और इस बार जीत का आश्वासन भी दिया जा रहा है, कार्यकर्ताओं की तरफ से भी कहा जा रहा है कि वो आश्वस्त हैं जीत को लेकर, और मुख्यमंत्री ने भी ये बातें दोहराई। ज्यादा चर्चा हुई है कि मीटिंग में किस तरह मीडिया रोल अदा कर रहा है, समन्वय की मीटिंग में क्या दिल में चर्चा हुई, अभी तो पायलट साहब और गहलोत साहब की बिल्कुल दिल में चर्चा हुई। अभी तो ताजमहल आप बताइए मुझे, 5 साल तक अध्यक्ष महोदय रहे, 5 साल में कभी किसी को जरूरत पड़ी क्या कि एक नेता ने कहा राजस्थान के अंदर कि सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस हटने चाहिए, एक नेता ने दी क्या आपने? क्या आप लोग पत्रकार हैं? आप जब लिख सकते हो कोई व्यक्ति कहे
स्टेटमेंट देवे कि हटने चाहिए, तब किसी ने कहा नहीं था। इतना प्रेम मोहब्बत थी हमारे आपस के अंदर, और आप लोगों ने क्या है, कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी। आप लोग मतलब आप ही हैं, कोई कुछ होता ही है। सर आज एक साथ गाड़ी में बैठे थे ना, फिर से इसलिए एक साथ, अरे मोटरसाइकिल में बैठ चुके, दिखा दिया फिर से बैठे थे ना आज। तो मोटरसाइकिल में बैठ चुके हैं, राहुल गांधी कोर्ट कर चुके हैं, कई बार पायलट साहब गाड़ी चलाते मैं बैठा रहता हूँ साथ में। इतना प्रेम कहीं किसी राज्य में देखा आपने? बताइए। फिर भी आप लोग छापते रहे। आपका मतलब मैं आप ही नहीं कह रहा हूँ, यहाँ का मीडिया से मुझे अपेक्षा नहीं थी इस प्रकार गलत न्यूज छापेगा। मैं कैसे पूछ सकता हूँ सूरजगढ़ के अंदर, मैं कल्ला साहब चले गए गिरदाराज के अंदर, चाय पी रहे अंदर आकर के हम लोग एयरपोर्ट पे, और न्यूज क्या छपती है हेडलाइन में अखबार में, अशोक गहलोत को रोका गया एयरपोर्ट के बाहर, एसपी जी ने और पुलिस वाले ने, सचिन पायलट जी उतरे गाड़ी से, कैसे रोक सकते हो, हमारे एक्स मुख्यमंत्री है, वो अंदर मुझे ले गए। ये आपका मीडिया है, आना भाई आना है, लेकिन ये मीडिया है आपका। आप साथ साथ चले, सचिन पायलट जी स्टीयरिंग पे बैठे, आपको लेके गए, तो ये भी मैसेज आया कि बराबर अच्छी बात है, पायलट और गहलोत साहब दोनों साथ। सच्चाई है वो, सच्चाई भी है ना। नाराजगी बहुत है सर। अच्छा मीणा जी काम करो, अब मैं सुनो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी खत्म हो रही है, हो गया। मैं एक लाइन बोलता हूँ, उसके बाद आप लोग यहाँ से प्रस्थान चले जाना कि अशोक जी मैं आपसे दूर नहीं हूँ। चलो थैंक यू, हो गया प्रेस का। तो पीसीसी में कोऑर्डिनेशन कमेटी के बाद मीडिया ब्रीफिंग की जा रही, और जो एक खास तस्वीर थी जिस पर आज सबकी निगाहें थी, जो काफी चर्चा का विषय बनी, अजमेर जब गए थे सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम, तो वहां पर हमने देखा था कि किस तरह से सीएम की गाड़ी के ड्राइवर को हटवा करके सचिन पायलट ने खुद गाड़ी ड्राइव की थी और बगल में सीएम उनके साथ बैठे थे। और उस वक्त की तस्वीर भी ताजा हो गई थी जब विधानसभा चुनाव के पहले बाइक चला रहे थे सचिन पायलट और पीछे अशोक गहलोत बैठे थे, और उसको लेकर भी यहाँ पर चुटीले अंदाज में अशोक गहलोत ने बात कही।